एमएससी तृतीय सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का अपने सेकंड पेपर की रसायन विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज हम एल्कलाइन और एल्कलाइन अर्थ मेटल के उपयोग, उनके सोर्स, उनका हमारे शरीर में महत्व और उनके कौन कौन से कंपाउंड हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एलिमेंट्स सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इम्पॉर्टेंट रोल एनिमल्स के अंदर अदा करते हैं। सभी जो एनिमल हैं उनके अंदर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का महत्वपूर्ण रोल है। पहले हम एल्कलाइन मेटल की बात करेंगे। एल्कलाइन मेटल के अंदर सोडियम और पोटेशियम आते हैं। सोडियम और पोटेशियम में सोडियम और पोटेशियम का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो साल्ट्स, वाइट एंड ब्लैक साल्ट यानी सफ़ेद, काला और सेंधा नमक, इनके अंदर सोडियम और पोटेशियम मुख्य रूप से उपस्थित होती हैं। सोडियम और पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन का जो बैलेंस है वो हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये सोडियम और पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन 1:40 के रेशो में होता है और ये बॉडी के बहुत सारे पार्ट में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बनाते हैं और शरीर में तंत्रिका तंत्र के द्वारा या नर्वस सिस्टम से होने वाली जो गतिविधियां हैं उनको पूरी तरह से सफलतापूर्वक संचालित करते हैं। मैक्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स पोलर इंटीरियर ग्रुप रखते हैं और जिनमें कि आयन उपस्थित होते हैं और इसके अलावा उनमें नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है जो एक्सटीरियर ग्रुप होते हैं। यानी कि जो भी संरचना एक कॉम्प्लेक्स बनता है मैक्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो बाहर वाला पार्ट है वो बाहर वाला पार्ट तो कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिक संरचना होती है और अंदर वाला पार्ट जो है पोलर इंटीरियर ग्रुप होते हैं और पोलर ग्रुप हैं इसलिए ये कैसी संरचना होगी, हाइड्रोफिलिक संरचना होती है। और ये जो अंदर उपस्थित आयन है जो कि हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर है वो उनके साथ सोडियम आयन और पोटेशियम आयन अटैच हो जाते हैं और नर्व इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करते हैं। ज़्यादातर कार्बन परमाणुओं की संख्या 12 के आसपास होती है, जैसे कि एक साइक्लिक डोडेकापेप्टाइड वेलेनोमाइसिन हमें ज्ञात है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि इसकी संरचना देखें तो सोडियम आयन इसके बीच में उपस्थित होता है और चारों तरफ ये वेलेनोमाइसिन का जो संरचना है चारों तरफ ये मैक्रोसाइक्लिक रिंग के द्वारा घिरा हुआ रहता है। वेलेनोमाइसिन की संरचना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। सोडियम आयन कंसंट्रेशन किसी भी एनिमल सेल के अंदर 10 टाइम लोअर होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में उसकी 10 टाइम हायर होती है और ये जो ग्रेडियंट है पोटेशियम के लिए उल्टा होता है, फैक्टर 30 to 40 के बीच में होता है और ये भी हमेशा मेंटेन रहना अत्यंत आवश्यक है। और इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये बैलेंस लगातार मेंटेन रहता है और ये बैलेंस मेंटेन रहते हुए एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का निर्माण करता है और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नर्व्स के ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार है। यानी नर्व्स में जो संवेदनाओं का ट्रांसमिशन हो रहा है वो इसी सोडियम पोटेशियम के रेशियो से जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या विद्युत विभव बनता है वही नर्व्स के अंदर ट्रांसमिशन का काम करता है। नर्व इम्पल्सेस इसी के द्वारा क्रिएट होते हैं और ट्रांसमिटेड किए जाते हैं। सोडियम और पोटेशियम की कमी से नर्वस सिस्टम में
वीकनेस आने लग जाती है, यानी नर्वस सिस्टम कमज़ोर होने लग जाता है। दूसरा, डिसऑर्डरनेस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन नर्व्स इम्पल्सेस। तो जैसे ही सोडियम पोटेशियम बैलेंस गड़बड़ाता है, उनका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिसऑर्डर हो जाता है और नर्व इम्पल्सेस की जो काम है, यानी संवेदी तंत्र की सूचनाओं का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना अनबैलेंस्ड हो जाता है। थर्ड, इनका जो महत्वपूर्ण काम है, जो कि आप सब लोग काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, यानी हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर, इनसे होने वाली डिजीज़ हैं। और कई बार बुढ़ापे में जैसे देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बूढ़े व्यक्तियों को पुरानी बातें याद नहीं रहती और वो मेमोरी की कमी की जो प्रॉब्लम आ जाती है, वो किसके कारण होती है? सोडियम और पोटेशियम की कमी के कारण होती है। सोडियम की कमी के कारण एक लंबी उम्र के बाद जाने के बाद बॉडी में कमजोरी आने लग जाती है। तो धीरे धीरे जो लगातार कमजोरी आना वृद्धावस्था में, वो भी सोडियम की कमी के कारण ही होता है। तो सोडियम की वृद्धि भी खतरनाक है और सोडियम पोटेशियम की कमी भी खतरनाक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण एल्कलाइन अर्थ मेटल है, वो है कैल्शियम। कैल्शियम के सोर्स मिल्क, चीज़, एग, योक, बीन्स, लेंटिल्स, कैबेज, मीट, एस्पैरागस, और इसके अलावा वो जो होती है मौसमी है, लाइम, उनके अंदर भी कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम बायोलॉजिकल सिस्टम में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और ये इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल है कि हमारे शरीर को संरचना प्रदान करने का कार्य करता है। आप सोचिए कि यदि हमारी बोन्स नहीं होती तो हमारा शरीर एक मांस का टुकड़ा होता और उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि यदि बोन और वो नहीं होती तो हम किस तरह से अपना सरवाइव करते। तो इस तरह से टीथ, बोन, शेल्स और बहुत सारे जो नाखून हैं, बाल हैं, इन सब के अंदर जो है वो क्या है? कैल्शियम। तो ये सब जो है, कैल्शियम का रोल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक महत्वपूर्ण कैल्सीफेरस बायोलॉजिकल मटेरियल है और ये इनर्ट मटेरियल है, यानी इनर्ट मिनरल बोन्स हैं, यानी ना तो इन पे एसिड का असर होता है ना किसी बेस का असर होता है। भगवान ने इतना मजबूत बनाया है और इसमें 99% कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। और इसके अलावा लगातार ये यदि जितनी बोन घिसती जाती है उतनी वापस बनती जाती है और रीअब्जॉर्ब होता जाता है, जितना कंज्यूम होता है उतना ही वापस से बनता जाता है। और इस तरह से बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट आयन आपस में मिलकर के एक बफर का काम करते हैं और निरंतर बोन का फॉर्मेशन होता रहता है और दूसरे पार्ट्स जो भी कैल्शियम से रिलेटेड हैं उनका भी निर्माण कार्य होता रहता है। इसके अलावा कैल्शियम बहुत सारे हार्मोनल एक्शन को भी कंट्रोल करता है। द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट दैट अकर इन बोन्स एंड टीथ हैज़ द सेम कंपोजिशन एज द मिनरल एपाटाइट। जो हमारी बोन्स में, मैंने आपको बताया कि बहुत हार्डनेस होती है, बहुत मजबूत होती हैं और उनका कंपोजिशन एपाटाइट मिनरल के समान होता है, जिसका कि फॉर्मूला है Ca10PO4 6X2। एपाटाइट मिनरल जो हमें प्राप्त होता है उसके समान इसकी संरचना होती है। यहाँ पर X जो हमने लिखा है वो क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोक्साइल ग्रुप और इनका मिक्सचर होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम के रूप में भी कैल्शियम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ये बहुत सारी जगह पर रेगुलेटरी प्रोसेस में काम करता है। ये जहाँ पर भी प्रोटीन की साइड चेन में CO ग्रुप उपस्थित होता है या आगे पेप्टाइड से टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड में
सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के साथ जो आगे टर्मिनल बॉन्डिंग करनी होती है उसके अंदर भी ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यानी कैल्शियम का एक महत्वपूर्ण रोल ये भी है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के अंदर होता है। यदि पीएच लो होती है यानी एसिडिक पीएच होएगी तो एब्जॉर्प्शन हाई होता है। यदि पीएच हाई होगी यानी बेसिक पीएच होगी, एब्जॉर्प्शन लो होता है। मोर एसिडिक सब्सटेंस इन डाइट, एब्जॉर्प्शन लेस। मेटाबोलाइट 1-alpha-25 डाईहाइड्रोक्साइलकोलीकैल्सिफेरॉल इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। यानी यदि हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में 1-alpha-25 डाईहाइड्रोक्साइल कोलीकैल्सिफेरॉल है तो ये कैल्शियम अवशोषण की मात्रा को बढ़ाता है। और ये मेटाबोलाइट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? किडनी के अंदर होता है। तो ये मेटाबोलाइट किडनी के अंदर उपस्थित होता है और ये कैल्शियम अवशोषण की मात्रा को बढ़ाता है। यदि ये मेटाबोलाइट किडनी में कम हो जाता है तो कैल्शियम अवशोषण कम हो जाता है। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमारे शरीर के पर 100 ml में आवश्यक है वो है 20 मिलीग्राम। डिजीज़ 4 मिलीग्राम पर 100 ml से यदि घट जाता है तो रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। इसमें हड्डियां लचीली और टेढ़ी हो जाती हैं। इसके अलावा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में भी इससे होता है। इसके अंदर कैल्शियम डेंसिटी बढ़ जाती है और ये हो जाती है 29.4 मिलीग्राम पर 100 ml। यदि कम हो जाती है तो हाइपोथायराइड टिटेनाई नामक बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है और इसमें 7.9 मिलीग्राम पर 100 ml तक कैल्शियम की मात्रा पहुंच जाती है। यानी कि 13 मिलीग्राम पर 100 ml जब बोन में कमी हो जाती है तो हाइपोथायराइड टिटेनाई नामक रोग हो जाता है। यदि 20 mg से यदि 16 mg 15 mg हो जाता है तो क्या होगा? रिकेट्स। परंतु बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? हाइपोथायराइड टिटेनाई डिजीज़ होगी। इन सब को पढ़ने के बाद आपको पता चला होगा कि कैल्शियम का हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। फिर भी हम कैल्शियम के कार्यों के बारे में अब बात करेंगे। नंबर 1 है कैल्सिफिकेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स। नंबर 2 है रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोम्बोप्लास्टिक एक्टिविटी ऑफ ब्लड। ब्लड के थक्का निर्माण में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। हम जानते हैं कि कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है और कुछ समय बाद किसी भी जगह पर चोट लगने के पश्चात थक्का बनने की प्रक्रिया हो जाती है। परंतु यदि कैल्शियम आयन की कमी होगी तो कैल्शियम आयन जैसे ही चोट लगेगी वहाँ पर पहुँच करके कॉम्प्लेक्स बनाने में या कंसंट्रेशन उनकी पर्याप्त होने में टाइम लग जाएगा और थक्का बनने की प्रोसीजर वो लेट हो जाती है। तो इस तरह से खून का थक्का बनने में कैल्शियम बहुत सहायक है। थर्ड है एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स। नर्व के एक्साइटेशन में सोडियम और पोटेशियम के साथ कैल्शियम का भी महत्वपूर्ण रोल है। कैल्शियम की उपस्थिति के कारण जितनी भी नर्व्स हैं उनमें लचीलापन होता है, परंतु यदि कैल्शियम की कमी होने लगेगी तो नर्व्स में स्टिफनेस आने लग जाती है। यूज्ड इन मस्कुलर कंट्रैक्शंस, ये जो है मसल्स के संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया के अंदर भी काम में आता है या यूज़फुल होता है। इसके अलावा हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी में भी काम में आता है। यानी हार्ट का जो ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है जिसके अंदर की हार्ट बीट अपने आप चलती रहती है और
यदि कैल्शियम की कमी हो जाती है तो अपने आप हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है और हार्ट बीट की संख्या जो प्रति मिनट है वो बढ़ जाती है, जो कि एनिमल के लिए नुकसानदेह होता है। अगला इसका जो कैल्शियम का महत्वपूर्ण कार्य है वो है इफ़ेक्ट अपॉन पैराथायराइड हार्मोन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी बहुत कमी हो तो थायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है, और आपको मैंने बताया कि इसमें हाइपोथायराइडिटिटेनाई नामक डिजीज़ हो जाती है। और इस तरह से कैल्शियम हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और इन सब बातों से आपको जानकारी मिलती है कि जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए दूध पीना और कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूध में सभी विटामिन्स पाए जाते हैं। धन्यवाद।